हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था अपनी यूटिलिटी को, जिसको कि बेस मानते हुए हम अपने अगले पार्ट में कूद चुके हैं, जिसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर कुछ बेसिक्स समझेंगे पहले कि क्या होती है हमारी टोटल यूटिलिटी, फिर समझेंगे क्या होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, फिर समझेंगे कि क्या है इसके एजम्पशंस। ये तो इसका बिल्कुल बेस पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जब ये बिल्कुल बेसिक हम खत्म करेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर, जिसका नाम है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को समझेंगे और इस लॉ को समझने के बाद इसी लॉ से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, जिसका नाम है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप कहोगे कि आपका ये पूरा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है, जो कि खत्म हो जाएगा, विच इज दी वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू होगा, जो कि हमारा इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है सर, तो इतनी चीजें अपने को कवर करनी है। इसके अंदर से ये जो पहला पार्ट है, ये हम एक पार्ट में लेके चलेंगे, ये वाला पूरा एरिया, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका ये कवर, आपको लॉ कवर कराया जाएगा, और उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पूरी कहानी समझाई जाएगी कि क्या इसका मतलब है। तो कहने का मतलब है कि 3 पार्ट के अंदर आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए सर, शुरू करते हैं फटाफट से मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? अब पहले इस चीज को समझो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। उससे पहले आपने पुराना एक बेस उठा के लाओ कि सर यूटिलिटी क्या थी। तो आपने देखा यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को आप जो परचेज करना चाहते हो उसके लिए कितना हद तक पे करने को तैयार हो, कितने हद तक पे करने को तैयार है। जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, उसको हम कहते हैं दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो पहले प्रोडक्ट की जितनी होगी, दूसरे प्रोडक्ट की उससे कम होगी। मतलब क्या हुआ कि लेट से आपको वाटर बोतल चाहिए। अब वाटर बोतल में जब आपको एक बोतल दी जाएगी तो हो सकता है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी हो 30 रुपीज। अब ये इसको रुपीज की फॉर्म में इसलिए कह रहा हूं, लेट से 30 रुपीज ना हो 30 हो। ठीक है, अब पहला पानी का बोतल है जो कि 30 की आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी, और वो पानी का बोतल आपको किसी भी एक प्राइस पे मिल रहा था, लेट से 20, 25 वॉटेवर। ठीक, अब जब दूसरा पानी का बोतल आपको वही दुकान वाला कहेगा कि भाई साहब एक पानी की बोतल और ले क्या, जब आप इसको कंज्यूम कर लेते हो तो आप बोलोगे कि भाई साहब अब मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो इस पानी की बोतल की रिक्वायरमेंट का लेवल है वो घट चुका है। पहले जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने काउंट किया एज अ 30, एज अ नंबर 30। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई साहब आपको दूसरी वाटर की बोतल अगर पूछी जाएगी तो आपका रिक्वायरमेंट का लेवल जो होगा वो घट चुका होगा। आप बोलोगे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लेट से अब है 25। ठीक, ऐसी जब आप तीसरे पानी की बोतल के ऊपर जाओगे तो ये हो सकता है और घट जाए, ये आपका 10 हो जाए, और हो सकता है एक लेवल ऐसा आएगा जब आप बोलोगे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है बिल्कुल वो 0 है, मतलब मेरे को इसको खरीदने की इच्छा ही नहीं है, फ्री में देगा तो ले लेंगे, अदरवाइज हम पे करने को तैयार ही नहीं है। और एक टाइम पे ये नेगेटिव भी चला जाएगा जब आप बोलोगे कि भाई साहब तू मुझसे पैसे ले ले, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस चीज को एक चीज और रिलेट करो कि सर ये यूटिलिटी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो इस यूटिलिटी का मतलब है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर किसी भी कॉमोडिटी की। अब कोई कॉमोडिटी है, उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होगी वो पहले जितनी होगी वो धीरे धीरे घटने लगेगी। जो ये घटने लगेगी हर एक एडिशन के साथ, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कि जब भी एक प्रोडक्ट से हम एक और कंज्यूम करेंगे, उसके बाद एक और कंज्यूम करेंगे, फिर एक और कंज्यूम करेंगे, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये आपका घटता हुआ चलेगा, घटता हुआ चलेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक, अच्छा सर, अब एक चीज समझो कि सपोज करो आपकी एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी है 30। ठीक है, अगर मैं इसको रुपीज में भी लेकर आऊं तो मैं बोलता हूं कि एक प्रोडक्ट को आप 30 रुपए भी देके को खरीदने को तैयार हैं, और आप कहते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में लेट से 20 रुपीज का मिल रहा है, तो इस केस में आप मजे में हो या नहीं हो? बिल्कुल मजे में हो। आप कह रहे हो भाई साहब 20 का मिल रहा है और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 30 का मतलब कुछ ऐसा है कि इस यूनिट के लिए, इसको कंज्यूम करने के लिए आप 30 रुपए तक खर्च करने को तैयार थे, लेकिन आपको ये 20 में ही अवेलेबल है। तो दैट मींस कि आप यहां पे सेव कर पा रहे हो। इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। आप कह रहे हो ये मैं तो 30 देने को तैयार था, बावला है 20 ही ले रहा है मुझसे, बहुत अच्छी बात है, 10 बच गए मेरे। ठीक है ना, अगली बार जब ये आपकी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 25 हो गई, तब भी ये प्रोडक्ट आपको 20 का मिल रहा था, तो आप कहोगे चलो जी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें 25 तो अभी भी खरीदने को तैयार हूं, इतनी मेरी इसकी नीड है, इतनी मेरी इसकी नीड है कि मैं इसके 25 देने को तैयार हूं, स्टिल मेरे को मार्केट में 20 का मिल रहा है, तो मैं अभी भी इसको ले लेता हूं। लेकिन जब आपकी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो जाएगी और ये मार्केट में आपको 20 का मिलेगा और ये कहेगा भाई साहब एक और बोतल ले लो, तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको एक कान के नीचे लगाओगे, बोलोगे भाई साहब मेरी इसकी खरीदने की इच्छा ही नहीं है, और अगर मेरी इच्छा बनती भी है ना तो मैं इसके लिए 10 रुपए ज्यादा देने को तैयार नहीं हूं। मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी नीड है, उस अकॉर्डिंग अगर 10 का मिलेगा तब तो मैं ले भी लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो अब इस डिसीजन पे कौन आएगा? सेलर आएगा। सेलर यहां पे दिमाग लगाएगा कि भाई साहब इस बंदे की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटती जा रही है, तो अगर मेरे को इस बायर को ज्यादा माल चेपना है, मतलब ज्यादा बेचना है, तो अपने प्रोडक्ट को बाद में सस्ता करना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि एक साबुन की टिकिया है,
एक आपका बाथिंग सोप है, लेट से वो है 50 रुपीज का, लेकिन जब आप इसका 4 का कॉम्बो लेते हो तो ये आपको 150 का मिल जाता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पता है, जो सेलर है उसको पता है कि ये एक तो 50 का ले लेगा, लेकिन 2 3 4 जब लेने की बारी आएगी तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी, तो ये 200 का नहीं लेगा, 4 50 का एक ले रहा है, लेकिन 4 ही 200 का नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट चुकी होगी। तो वो लेट से 160 पे आ गई होगी तो मैं 150 का दूंगा तो ले लेगा, या वो अगर मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 150 पे आ गई होगी और तो मैं 150 का दूंगा तो भी वो ले लेगा। लेकिन अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 140 की आ गई है तो सेलर को इसको भी 140 या उससे कम का लाना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब बेसिकली है आपकी नीड, आपकी नीड। यूटिलिटी इज योर नीड, और हर एक एडिशनल कमोडिटी पे आपकी जो नीड है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से सेटिस्फेक्शन मिल गई। आपकी सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम होगी तो अगले यूनिट के लिए आपके पास सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट कम है, आपको उसकी जरूरत कम है। पहले आप ज्यादा प्यासे थे, आपको ज्यादा जरूरत थी, आपने कहा थोड़ी प्यास तो बुझ गई है, लेकिन इतने का मिलेगा तो मैं एक और ले लूंगा। मतलब लाइक ऐसे होता है ना कि एक कोल्ड ड्रिंक ली, हमने एक कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर लिया, उसको हम कह रहे चलो जी सस्ता मिलेगा तो एक और ले लेंगे। पर एक लेवल ऐसा था, आप कहते हो यार नहीं नहीं नहीं, अब मेरी रिक्वायरमेंट की जो लिमिट है वो प्राइस से कम है, जो प्राइस में मिल रहा है उससे कम की मेरी रिक्वायरमेंट लिमिट है, तो मैं इसको परचेज नहीं करूंगा। एक जगह पे ये मैच भी हो सकता है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो 20 और मार्केट में प्राइस भी है कितना 20, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों की चीजें मैच कर गई, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस हो गया, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जहां पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बिल्कुल प्राइस के बराबर है। इसमें कुछ भी चेंज होगा, मतलब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी अगर थोड़ी सी भी कम होगी तो आप परचेज करना नहीं चाहोगे। दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मतलब ये सारी आपको एक कह लो कि एक लेमन लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अब देखते हैं इसको कि मॉड्यूल किस तरीके से समझा रहा है। ऑल्दो इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ 3 चीजें कवर करेंगे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और उसके असम्पशंस। चलिए सर, दिस थ्योरी विच इज फॉर्मुलेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल, नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि ये थ्योरी किसके द्वारा बनाई गई है। अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब कि कोई भी कंज्यूमर है वो अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज पे कैसे अपने इनकम, अपनी कमाई को खर्च करता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। This theory is based on certain assumptions, but before starting the assumption, let us understand the meaning of total utility and marginal utility. पहले हम इन दोनों चीज को समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और फिर हम समझेंगे कि इसके लिए क्या assumptions हैं जो कि आपके ये अल्फ्रेड मार्शल लेके चल रहे हैं। एजम्पशन क्यों जरूरी होती है सर? तो कोई भी थ्योरी होगी, कोई भी थ्योरी होती है तो थ्योरी बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस ही होती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अगर ये सारी घटनाएं होंगी तो ही ये थ्योरी लग पाएगा, अदरवाइज ये थ्योरी आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थ्योरी के लिए, चाहे वो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ो, या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी आप थ्योरी जब स्टडी करते हो तो जिन्हों भी व्यक्ति ने वो थ्योरी बनाई होती है उसके पहले वो एक पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि भाई साहब ये हमारा पैरामीटर है, ये दायरा है, अगर ये सारे एजम्पशंस कहीं पे फुलफिल होंगे तभी आप मेरी थ्योरी को अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें ये देखना होता है कि ये एजम्पशंस में कितने एजम्पशन है जो आज के डेट पे भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है, और अगर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है तभी जाके थ्योरीज अच्छे से लग पाती हैं और अच्छा रिजल्ट दे पाती है। चलिए सर, सबसे पहले जानते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल देखा था कि पहले वाले से आपको मिल रहा है 30, दूसरे वाले से मिल रहा है आपको 25, तीसरे वाले से आपको मिल रहा है 10। तो जब आपने सपोज 3 यूनिट परचेज किया, पहले यूनिट में इतना था, दूसरे में इतना था, तीसरे में इतना था, जब तीनों यूनिट की यूटिलिटी को आप क्या करते हो, ऐड, तो जो आपकी यूटिलिटी निकल के आती है दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। बहुत सिंपल सी बात है कि हर एक कमोडिटी की जितनी भी यूटिलिटी थी आपकी, मतलब जो भी आपकी बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर थी, जितना भी आप उसके लिए स्पेंड करने को तैयार थे, उसको जब आप ऐड कर दोगे तो जो निकल के आएगा वो आपका कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। तो एज्यूमिंग द यूटिलिटी इज मेजरेबल, ये पहली असम्पशन आ गई कि भाई साहब यूटिलिटी को हम नाप सकते हैं, उसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। एंड एडिटिव, उसको हम जोड़ भी सकते हैं, जो उसको काउंट करेंगे वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। ये हम देखेंगे, कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट आएगा जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि भाई साहब जो यूटिलिटी है उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेजरेबल भी हो जाएगा और एडिटिव भी हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर। तो एक कंज्यूमर ने जितने भी यूनिट्स को कंज्यूम किया उसकी जितनी जितनी यूटिलिटी थी, इन सभी यूटिलिटी को आप जोड़ दो, इसका सम निकाल दो तो टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाएगा। दूसरा इसका एग्जांपल ये भी होता है कि टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं है कि भाई साहब अगर मैं कहता हूं कि एक यूनिट की, यूनिट नंबर 1 की आपकी जो यूटिलिटी थी वो 30 थी, दूसरे की जो है वो हो गई आपकी 25, तीसरे की जो है वो हो गई आपकी लेट से 10, तो इसको जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल यूटिलिटी आएगा। ठीक है सर,
अगर मेरे को इसको ऐसे नहीं निकालना, मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि भाई साहब एडिशनल यूटिलिटी जो है मेरी वो क्या है, तो एडिशनल यूटिलिटी यही तो है कि पहले की मेरी यूटिलिटी थी 30, दिस इज यूटिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो दी मार्जिनल यूटिलिटी। अगले को जब मैं लेना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा कि इसकी यूटिलिटी मेरी कितनी है, 25 है, तो ये 25 क्या है, ये यूटिलिटी है एज वेल एज ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना, इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। और अगर दोनों की जोड़ के बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, 30 और 25 55, दिस इज योर टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इज दिस सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और आप इसको कह सकते हो कि अलग अलग कॉमोडिटी की जो भी यूटिलिटी है उसको सम कर दो, तो दोनों का मतलब एक ही है। मतलब कि इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वही यूटिलिटी है ना। तो हम कह रहे हैं टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी 1 का निकालो, 2 का निकालो, ऐसे लेके जितने भी आपने कंजम्पशन की है n नंबर तक इन सब का जोड़ कर दो, टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाएगा। वेयर MU1, MU2 and MUnth etc are the marginal utilities of the successive unit of a commodity. Now, नेक्स्ट टर्म आता है मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा। तो सर देखो, अगर मैं आपको कहता हूं कि टोटल यूटिलिटी गिवन था, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 30 है, अगला आपका 55 है, अगला आपका 65। अब मैं कहता हूं मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो ना, ये वाले में से इस वाले को लेस कर दो तो क्या निकल के आएगा, 25, दिस इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी। इस वाले में से इस वाले को लेस कर दो तो क्या आएगा, 10, दिस इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरीके से भी हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। अगर मेरे को टोटल यूटिलिटी गिवन है, हम कह रहे हैं मार्जिनल गिवन है, जोड़ दो टोटल आ जाएगा। टोटल से मार्जिनल निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, एक मार्जिनल जो अगला वाला है उसमें से पिछले वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इन दी it is the addition made to total utility by the consumption of an additional unit of a commodity. In other words, it is the utility derived from the marginal or one additional unit consumed or possessed by the individual. तो obvious सी बात है कि जो भी टोटल यूटिलिटी में एडिशन होता है, जैसे कि 30 था, 30 में जब एडिशन हुआ तो वो टोटल यूटिलिटी बना, तो जितना भी एडिशन हुआ वो एडिशन को ही क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको अगर फॉर्मूले से निकालना हो तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि mu जो nth टर्म का होगा इक्वल टू व्हाट tu जो nth टर्म का होगा। जैसे कि अगर सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो सेकंड टर्म का जो tu होगा उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म के tu को, tu n-1, तो nu 2-1 करोगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो tu जो भी nth टर्म का है उससे एक पिछले टर्म का tu को माइनस करो, तो जो भी निकल के आएगा वो आपका होगा वो mu उस nth टर्म का, ठीक है सर। तो मार्जिनल यूटिलिटी द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय द एडिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो इसी चीज को यहां पे 3 बार लिखा गया है, ऑल्दो आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है। चलिए सर, ये चीज भी समझ में आई कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, टोटल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं वो और देख लेते हैं फटाफट से। नंबर 1 इज रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है वो हमारा रेशनल होना चाहिए। रेशनल का मतलब क्या है कि वो ऐसा ना हो कि एक खरीदने के बाद तो कहेगी जी दूसरा मेरे को खरीदना ही नहीं है ना। एक कंज्यूमर को हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो बार बार यूनिट को खरीदने के लिए तैयार बैठा है जब तक कि वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे नहीं आ जाता। मतलब कि कह लो कि जब तक वो इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर लेता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, जब आपका MU इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। तो जब तक वो इस सिचुएशन पे नहीं आ जाता, जब तक वो अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई नहीं कर लेता, तब तक वो परचेज करने के लिए अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाया जाएगा। एक खरीदेगा, फिर दूसरा खरीदेगा, फिर तीसरा खरीदेगा, तब तक खरीदेगा जब तक कि उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो जाती है। तो दिस इज द assumption नंबर 1, रेशनैलिटी। नंबर 1। नंबर 2 आता है कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। मतलब कि जो भाई साहब आपका यूटिलिटी है ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कार्डिनल, मतलब इन फॉर्म ऑफ न्यूमरल, मतलब न्यूमरिक फॉर्म में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये भी एक assumption का पार्ट है, ये होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यूटिलिटी इज द कार्डिनल कॉन्सेप्ट, दैट इज यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी। मतलब कि भाई साहब कार्डिनल कॉन्सेप्ट के साथ यूटिलिटी चलेगा, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। इट इंप्लाइज दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स एंड असाइंड अ कार्डिनल नंबर लाइक 1, 2, 3। इस तरीके से हम उसको एक नंबर दे सकते हैं, ये प्रोवाइड कर सकते हैं। Marshall and some other economists use the psychological unit of measurement of utility called utils। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि भाई साहब यूटिलिटी को जो है उसको काउंट करने के लिए जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया यूटिल्स का, लाइक यूटिल्स 1, यूटिल्स 2, यूटिल्स 5, 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स। मतलब एक को कंज्यूम करने के लिए हम कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करने के लिए 30 रुपए खर्च करने को तैयार हो, तो इसको रुपए की फॉर्म में नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि 30 यूटिल्स खर्च करने को आप तैयार हो। अब अगर ये 20 रुपीज का मिल रहा है तो आप बोलोगे अच्छा है, और अगर ये 40 रुपीज का मिल रहा है तो आप बोलोगे नहीं नहीं हमें नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि जो मेरी MU है, जो मेरी यूटिल्स है, वो इस प्राइस से कम है।
अगर MU मेरे प्राइस से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा तभी तक हम खरीदना चाहते हैं, क्योंकि तभी हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। Thus a person can say that he derives utility equal to 10 utils from a consumption of unit 1 of commodity है। मतलब कह रहा है कि कमोडिटी एक का अगर मैं 1 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो उससे मुझे को 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। तो यूटिल्स का मतलब कुछ नहीं है, एक नंबर है। एक नंबर को डिनोट करने के लिए एक आपको टर्म प्रोवाइड कर दिया गया कि इस तरीके से हम इसको काउंट करके चलते हैं। अच्छा जी, एंड 5 फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी बी। और वही कह रहा है कि कमोडिटी बी का अगर ये एक यूनिट लूंगा तो मेरे को उससे 5 यूटिल्स मिलती हैं। तो 5 यूटिल्स मिलती है, इससे 10 यूटिल्स मिलती है। मतलब ये आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू कमोडिटी बी। Since a consumer can quantitatively express his utility, he can easily compare different commodities। वो obvious सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 commodity उसको आराम से कंपेयर कर सकता है। and express which commodity gives him greater utility। जैसे कि हमने देखा commodity A जो है वो greater utility दे रहा है। and by how much, कितना ज्यादा दे रहा है, तो 5 यूटिल्स की ज्यादा वो यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यूटिलिटी फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कैन बी एडेड एज वेल। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे को टोटल यूटिलिटी चाहिए तो मैं कहता हूं जी मेरे को कमोडिटी ए भी चाहिए, कमोडिटी बी भी चाहिए। इससे 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, इससे 5 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो कुल मिला के मेरे को टोटल यूटिल्स कितना मिल रहा है। तो टोटल यूटिलिटी जो होगी वो मेरी इस तरीके से निकाली जाएगी कि अगर मैं कमोडिटी ए और कमोडिटी बी दोनों के ऊपर पैसे खर्च करता हूं अपनी इनकम का, तो इससे मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिला, इतनी यूटिलिटी मिली, और इससे मेरे को इतनी मिली, तो दोनों को मिला के कितना मिला, तो 15 यूटिल्स मिला। तो हम कह सकते हैं कि उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिजरेबल का यही कॉन्सेप्ट है कि आप उसको ऐड कर पाओ, उसको आप मिजर कर पाओ, उसको आप न्यूमरिक टर्म्स में उसको यूज कर पाओ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि मनी जो है वही आपकी मेजरिंग रॉड है। मतलब कि 30 यूटिल्स आया तो ऑब्वियसली इसको हम कैसे ले रहे हैं, इसको कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, मनी की फॉर्म में तो कर रहे हैं कि 30 यूटिल्स है, इसको मानो कि ये 30 रुपए है, और 30 रुपए को कंपेयर करो 20 रुपए से। आप बोलोगे चलो जी यहां तो बढ़िया चल रहा है, मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो 30 रुपए की है, यहाँ पे मेरे को 20 रुपए मिल रहा है, तो मैं आराम से इसको यूज करूंगा, आराम से इसको परचेज करूंगा। द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ यूनिट, प्रिपेयर्ड टू पे, एक यूनिट के लिए आप कितना पे करने को तैयार हो, रेदर देन गो विदाउट इट। उसको छोड़ने के बजाय आप कह रहे हो कि इतना दे दूंगा, इससे ऊपर जाएगा तो मैं नहीं लूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर इतने में मिल जाएगा तो हम पे कर देंगे। इज द मेजर ऑफ द यूटिलिटी विच डिराइव्स फ्रॉम द गुड। ठीक है सर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये 2 एजम्पशन आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 इज रैशनैलिटी एंड नंबर 2 इज कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूनिट। नंबर 3 आता है कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब कि भाई साहब मनी की कॉन्स्टेंसी यहां पे रहना जरूरी है। मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी आपके पैसों का है, अगर मैं मनी की बात करूं कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो वो आपकी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये एजम्पशन है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आपकी पैसों की भी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। कम क्यों होने लगती है, क्योंकि जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो 10 लाख उड़ाने में सोचेगा नहीं, लेकिन किसी के पास 12 लाख रुपए होंगे तो वो 10 लाख उड़ाने में बहुत ज्यादा सोचेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑल्दो यहाँ पे अजम्पशन लगाया गया कि आपके पास पैसे हैं तो पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पास कितने पैसे हैं उसमें से कितना खर्च कर रहे हो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्रैक्टिकली डिसाइड करता है। ऑल्दो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसलिए इस थ्योरी का ये एजम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो पैसों की होगी वो आपकी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट दो थ्रू आउट व्हेन द इंडिविजुअल इज स्पेंडिंग मनी ऑन अ गुड्स। तो कह रहा है जब कोई बंदा खरीदे जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेट्स से 1 करोड़ रुपए थे, किसी के 10 लाख खर्च किए, फिर जब अगला 10 लाख खर्च करेगा या अगला 10 लाख खर्च करेगा तो क्या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल? आप खुद सोचो कि आपके जेब में 1000 रुपए थे, आपने पहले 100 रुपए खर्च किए तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अलग रही होगी। जब आप 500 खर्च कर चुके हो तो उसके बाद जब आप 600 खर्च करने जा रहे हो, मतलब 100 और खर्च करने जाओगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट जाएगी, क्योंकि आप साथ में ये भी देख रहे हो कि पैसे कम हो जाए या पैसे खत्म हो रहे हैं। तो ये थ्योरेटिकल है, कहा गया है तो आपको मान के चलना है, मतलब एजम्पशन आपको याद करके चलना है। नाउ दिस एजम्पशन ऑल्दो नॉट रियलिस्टिक, बहुत बढ़िया, हैज बीन मेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। बस इसको इसलिए रखा गया है ताकि आप मेजरमेंट कर सको, ऑल्दो ये रियलिस्टिक नहीं होता। इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस एज इनकम चेंजेस, इनकम जैसे जैसे चेंज होगा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी चेंज होने लगेगी। द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी बिकम्स अनस्टेबल एंड देयरफॉर वुड बी इनएप्रोप्रिएट ऑफ मेजरमेंट। अगर ऐसा होगा और अगर हम इस एजम्पशन को हटा दें, हम कहेंगे नहीं इसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपकी जो मेजरिंग रॉड होती है वो भी आपकी अनस्टेबल हो जाएगी और उससे जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका इनएप्रोप्रिएट आएगा। तो इसलिए इसको एजम्पशन में कांस्टेंट रखना जरूरी है। ऑल्दो रियलिस्टिक नहीं है, वो हमारा पर्सनल ओपिनियन है या फिर आपके आंसर का भी पार्ट है, बट एजम्पशन ये कहता है कि भाई साहब अगर कांस्टेंट होगा तभी आप इस थ्योरी को अप्लाई कर पाओगे। एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आता है द
हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए क्या कह रहा है। द टोटल यूटिलिटी विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम अ होल कलेक्शन ऑफ गुड्स purchased by him is simply the sum of total of separate utilities of the goods. The theory ignores complementarity between the goods. मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि भाई साहब जितनी यूनिट्स आपने खरीदी है ना उसकी सेपरेट यूटिलिटी निकालो और उसको टोटल लगा दो, उससे आप टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करोगे। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम एक की यूटिलिटी नहीं लगा सकते क्योंकि इसके साथ दो यूनिट थे और दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के और दोनों की जरूरत की कुछ यूटिल्स थी जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस चीज को आपका ये कॉन्सेप्ट इग्नोर कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, यूनिट 1 की यूटिलिटी अलग से निकालो, यूनिट 2 की अलग से निकालो और इन दोनों को जोड़ दो और तब जाके आपका क्या निकलेगा, टोटल यूटिलिटी। तो दिस इज दी अगेन नेक्स्ट एजम्पशन जो कि कह रहा है कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी की बात यहां पे की जा रही है। यहां पे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री यूटिलिटी है, मतलब किसी गुड्स से आपको कॉम्प्लीमेंट्री यूटिलिटी मिल रहा है या कुछ ग्रुप ऑफ गुड्स हैं आपके, कुछ आपके ग्रुप ऑफ गुड्स हैं, लेट्स से इसके अंदर 5 आइटम्स है, 5 अलग अलग कमोडिटीज हैं और उससे आपको साथ में मिला जुला के कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड होती है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इस चीज को ये इग्नोर कर रहा है कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है ना, इन पांचों की अलग अलग यूटिलिटी निकालो, 5 यूटिलिटी निकलेगी और उन पांचों को जोड़ो तब जाके आपका टोटल यूटिलिटी आएगा, उससे हम मेजरमेंट करेंगे, हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री मान के नहीं चलेंगे, उसको ये यहां पे इग्नोर करके चल रहा है। ठीक है सर, तो चलिए हमने बेसिक समझा, उसके बाद हमने इस पार्ट के अंदर जाना कि सर जी हमारी टीयू क्या होती है, हमारी एमयू क्या होती है और क्या एजम्पशंस हैं जिसको आपको यहां पे लेके चलना होगा, तभी आपकी ये थ्योरी सेट बैठेगी। ये चारों एजम्पशंस आपको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एटलीस्ट आपको इसकी अगर हेडिंग पता होगी तो आप अंदर की बात समझ जाओगे, अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही से सुनी है और इसको रीड मार के सही से समझ लिया है तो। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अपने लॉ की, विच इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस भी आएंगे और इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इवन तो आपने अगर बचपन में इसको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये उस टाइम पे भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट था और इस टाइम पे भी एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।